स्वागत है मेरे चैनल माय रियल स्टोरी टाइम में। आज हम पढ़ते हैं साइंस में प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। किसी समान पारदर्शी माध्यम का विभाग जो किसी कोण पर झुके हुए पृष्ठों के बीच स्थित होता है प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म के जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को अपवर्तक कोण या अथवा प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने एक प्रिज्म बना हुआ है तो यहाँ पर जो कोण बना हुआ है ये आपका प्रिज्म कोण है। इसको प्रिज्म कोण कह दो या फिर अपवर्तक कोण कह दो। ठीक है, तो ये प्रिज्म के बारे में था। अब क्या है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। सीधे पॉइंट आते हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो देखो मैंने सबसे पहले एक प्रिज्म बनाया, आपके सामने प्रिज्म दिखाई दे रहा होगा और जो है स्टार्टिंग पॉइंट मैंने लिख दिया है कि माना एक प्रिज्म एबीसी वायु में रखा हुआ है। तो देखो जो प्रिज्म है आपका एबीसी ये माना अपने वायु में रखा हुआ है। इस तथा इसके मुख्य पृष्ठ AB पर जो इसके पृष्ठ है ये वाला AB जो है इस पर एक प्रकाश किरण PQ आपतित होती है। ये B और जो Q है ये आपतित हो रही है। यह किरण बिंदु Q पर अपवर्तन के बाद QR दिशा में जाती है। तो देखो ये PQ आपतित हुई और जिसका जो Q जो ये वाला जो पॉइंट है इस पर अपवर्तन के बाद ये QR दिशा में चली गई। उसके बाद था पुनः बिंदु R पर अपवर्तन के बाद RS दिशा में चली जाती है। देखो इस पॉइंट यहाँ पर क्या हुआ अपवर्तन क्यू दिशा में चली गई। फिर पुनः द्वारा क्या हुआ जो आर का पॉइंट है जो बिंदु है इस पर द्वारा अपवर्तन हुआ और ये आर एस दिशा में चली गई जैसा कि चित्र में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आपतित किरण PQ को आगे तथा निर्गत किरण RS को पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये दोनों एक दूसरे को बिंदु M पर काटती हैं। तो देखो हमने क्या करा ये जो PQ जो है ये किरण जो है इसको हमने बढ़ाया आगे की तरफ बढ़ा दिया O तक ले गए। उसके बाद जो RS जो निर्गत किरण है या कौन सी RS आपकी निर्गत किरण इस किरण को हमने पीछे की तरफ बढ़ा दिया। तो इन दोनों ने एक दूसरे को M बिंदु पर काटा। तो M बिंदु पर काटा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच बना कौन OMR विचलन कोण है। तो क्या हुआ इन दोनों ने काटा। तो देखो OMR ये जो एंगल जो बना है यहाँ पर यही आपका विचलन कोण है और इसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने यहाँ पर डेल्टा बना दिया। तो जो एंगल जो बना हुआ है ये आपका कौन सा कोण है विचलन कोण है। ठीक है, अब विचलन कोण का मान प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा आपतित प्रकाश किरण के आपतन कोण पर निर्भर करता है। ध्यान रखना कि जो प्रिज्म जो पदार्थ यूज किया आपने प्रिज्म बनाने के लिए जो पदार्थ उसमें लगा हुआ है उसके अपवर्तनांक तथा उसके ऊपर जो प्रकाश किरण आ रही है उसके द्वारा बना आपतन कोण उन दोनों पर निर्भर करता है। कौन करता है निर्भर विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण को प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण डेल्टा M कहते हैं। अगर न्यूनतम विचलन कोण बहुत कम विचलन हो रहा है तो उसके लिए आप क्या करोगे अल्पतम विचलन कोण और इसे डेल्टा M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे चलते बेटा त्रिभुज MQR आपने लिखा ये त्रिभुज है MQR उसमें देखो त्रिभुज आपका ये है M यहाँ से Q और R सिर्फ इतना ही पोर्शन आपको लेना है MQR तक ही। तो आपने लिखा त्रिभुज MQR में बिकॉज डेल्टा जो है आपका जो एंगल डेल्टा है त्रिभुज का बहिष्कोण है। जो आपका डेल्टा है एंगल ये त्रिभुज का बहिष्कोण है। देखो त्रिभुज आपका इस टाइप से बना हुआ है, यहाँ M है, यहाँ पर जो है आपका डेल्टा बना हुआ है। एक एंगल ये रहा एक एंगल ये रहा Q और R। तो देखो जो डेल्टा बना हुआ है इस त्रिभुज से बाहर बना हुआ है तो ये क्या आपका बहिष्कोण है। जब आपका बहिष्कोण है ये बहिष्कोण क्या होता है त्रिभुज के अंदर ये तो बाहर की तरफ है त्रिभुज के अंदर अपने अपोजिट साइड के जो एंगल होते हैं उन एंगलों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो ये जो एंगल है अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो प्लस होने के बाद में डेल्टा एंगल जो है ये हमारा डेल्टा जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा त्रिभुज का बहिष्कोण है। ठीक है, ठीक बेटा, तो हम इसको लिखेंगे देखो एंगल MQR प्लस एंगल MRQ और किसके बराबर है जो एंगल आपका डेल्टा है इसके बराबर है। ठीक है, इसलिए लगा दिया कि देखो जो डेल्टा आपका है अब जो डेल्टा है ये वाला इस एंगल बराबर इन दोनों एंगल को बराबर हो जाएगा। तो MQR तो ये वाला एंगल हो गया, दूसरा हो गया MRQ तो ये वाला एंगल होगा। इन दोनों को प्लस करने के बाद दोनों किसके बराबर हो गए आपके डेल्टा के बराबर। डेल्टा जो एंगल जो डेल्टा इसके बराबर हो गए। अब आगे तरफ चलते हैं तो डेल्टा एंगल डेल्टा इक्वल MQR। अब जो MQR है यहाँ पर आपके पास वैल्यू नहीं है। MQR की जो Q एंगल जो है आपका ये वाला जो एंगल Q है इसके आपके पास वैल्यू नहीं है। अब इस वैल्यू को हम निकालें कैसे। देखो बेटा ये एंगल यहाँ पर बना हुआ ये जो I है ये जो एंगल I है ये और यहाँ से देखोगे आपको दो लाइन जो क्रॉस हो रही है ये तो आपकी PQ और जो आगे तरफ जा रही निकलती O तक। ठीक है बेटा जरा समझो यहाँ से और यहाँ N डैश यहाँ पर N1 और यहाँ N है
ये दोनों जो क्या है एक दूसरे को काट रहे हैं। जो तिर्यक रेखा जो दो रेखा जो है एक दूसरे को काटती हैं तो उनके जो अपोजिट साइड जो एंगल बनते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल आई बन रहा है आपका, ये जो एंगल आई बन रहा है ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो एंगल आई है ये देखो पूरा पूरा है, यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक, इसमें दो पार्ट है ऊपर और नीचे। तो ये दोनों पार्ट है, दोनों जो एंगल बन रहे हैं ऊपर नीचे ये आई के बराबर हो जाएंगे। तो लेकिन हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, इस ऊपर वाले की चाहिए, इसकी चाहिए हमें। हम इसकी कैसे निकालें, ये जो आई है ये पूरे दोनों के बराबर है लेकिन हमें तो वैल्यू सिर्फ किसी चाहिए, ऊपर वाले की चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एंगल आई में से जो एंगल R1 है इसको माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ऊपर वाले की। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल आई माइनस एंगल R, इनकी जगह हमने इसको लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में बेटा प्लस है, आपने प्लस के लगा दिया एम आर क्यू। अब आपको वैल्यू चाहिए आर की, तो देखो बेटा आर की वैल्यू चाहिए एम आर क्यों, तो आर की वैल्यू इसी टाइप से आर है देखो बेटा। तो ई में से हम क्या करेंगे, R2 को माइनस करेंगे तो ऊपर वाली हमारी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ लिखेंगे एंगल ई माइनस एंगल R2। तो R1 था और वो आपने R2 लिख दिया। ठीक बेटा, आगे की तरफ चलते हैं। तो देखो एंगल डेल्टा इक्वल, अब जो है आपने क्या करा, आई एंगल आई प्लस एंगल जो ई है आपने इसको ले लिया, आई प्लस ई ले लिया और प्लस लगा के ब्रैकेट में आपने R1 प्लस R2 को लिख दिया। आई प्लस ई, देखो आई ले लिया आपने, उसके बाद क्यों इसके आगे प्लस है, इसके आगे यहाँ प्लस है और जो ई है इसके अभी आगे यहाँ प्लस है, दोनों प्लस का आपने इन दोनों को एक साथ ले लिया। अब R1 माइनस का है और R2 जो है ये भी माइनस के हैं, तो हमने इन दोनों को ब्रैकेट में प्लस किया और बाहर की तरफ यहाँ पर माइनस लगा दिया। भीतर तो प्लस कर दिया लेकिन बाहर लगा दिया माइनस, क्यों, क्योंकि जिस टाइम आप इसको ओपन करोगे तो ये दोनों दोनों माइनस में आ जाएंगे। कैसे, देखो माइनस इसका आगे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ माइनस R2 के सामने प्लस है तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। तो हम इनको इस टाइप से लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर क्या है आपका एंगल डेल्टा इक्वल आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, क्या होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, तो लिखेंगे त्रिभुज एन क्यू आर में, पहले हमने एम क्यू आर देखा था, ये जो वाला देखा एम क्यू आर, अब चलोगे एन क्यू आर, ये वाला त्रिभुज देखो एन क्यू आर, इस वाले त्रिभुज में। तो आपको पता है बेटा कि त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं अगर उनको प्लस किया जाए तो प्लस करने के बाद में उनकी वैल्यू आती है वो 180 अंश आती है। तो हम करेंगे इन तीनों को प्लस कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस एंगल एन है, तो हम लिखेंगे एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल, अब जो एन है एन को कैसे लिखे बेटा, क्यू एन आर लिख दो इसको, क्यू एन आर बराबर 180 अंश, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया बेटा। ठीक है, इसे करने के बाद में अब हम चलते हैं देखो चतुर्भुज पर, देखो ए क्यू एन आर ये पूरा पूरा एक चतुर्भुज बन रहा है। तो हम इसमें लिखेंगे, इसको साफ कर देते हैं, चतुर्भुज ए क्यू एन आर में। ठीक है, तो बेटा एक चतुर्भुज समचतुर्भुज देखो, तो ये क्या होगा, इसमें क्या होता है समचतुर्भुज है, इसके सामने ये वाली साइड और ये वाली जो साइड है देखोगे तो आपस में बराबर दिखाई दे रहे उस टाइम बना चतुर्भुज के जो एंगल होते हैं आमने सामने के वो बराबर होते हैं। तो जो एंगल ए है ये एंगल के एन जो है बराबर हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल एन, ये वाला जो एन है। ठीक है, उसके बाद में जो ये क्यू एंगल है ये आर के इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू बराबर एंगल आर। ठीक है, अब आपको पता है कि चतुर्भुज के जो सारे कोण होते हैं उनको प्लस करने के बाद में 180 अंश होता है, तो ये सारे के सारे क्या है 90 डिग्री के एंगल है, 90 के हैं। तो ये क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस जो एंगल सामने वाला जो एन जो है इसको लिखेंगे हम एंगल क्यू एन आर, क्यू एन आर, तो ये वाला एंगल आ गया, तो जो एंगल आया क्यू एन आर इन दोनों को प्लस करा था, इन दोनों को प्लस करने के बाद में हमारा आ गया 90 डिग्री। तो ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल एन बराबर यहाँ पर वो भी कर सकते हो कि 90 डिग्री, एंगल क्यू बराबर एंगल आर बराबर 90 डिग्री। आप इस टाइप से भी दिखा सकते हो कि दोनों दोनों क्या है 90 के हैं, ये भी क्या है 90 के और आपस में क्या है ये बराबर हैं। तो अपने एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर को एक डिस्टेंस दिखा दिया यहाँ पर, ये होगा क्वेश्चन नंबर आपकी 3। ठीक, अब आगे की तरफ चलते हैं बेटा, जरा देखो एंगल 3 R1 प्लस R2 बराबर एंगल क्यू एन आर बराबर 180 अंश। ठीक है, इसमें आपने देखा कि उसका राइट हैंड साइड है 180 अंश। अब इसमें देखो इसमें नंबर 3 में देखो 180 अंश, ए एंगल ए प्लस
एंगल क्यू एन आर बराबर 180 अंश। तो इन दोनों में 180 अंश से 180 अंश दोनों तरफ राइट हैंड साइड आ रहा है। तो बेटा क्या होगा, जब ये दोनों पार्ट जो है राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये भी आपकी इक्वल हो जाएगी। राइट हैंड साइड इक्वल है 180 अंश आ रहा, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से आपने यहाँ पर लिख दिया। तो आपने लिखा एंगल R1 या सीधे R1 ये लिख सकते हो, R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल क्यू एन आर बराबर एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर, ये लिखा आपने। उसके बाद में बेटा देखो क्यू एन आर इधर की तरफ है और क्यू एन आर इधर की तरफ है, दोनों प्लस प्लस किए हैं तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा एंगल R1 प्लस एंगल R2 बराबर एंगल ए। ठीक है, आपने यहाँ पर देखा एंगल R1 प्लस एंगल R2 बराबर क्या आ गया, ए आ गया है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, जो ए जो एंगल है किसकी वैल्यू है R1 प्लस R2, तो समीकरण नंबर जब एक पर पहुंच के देखो तो मैंने यहाँ पर R1 प्लस R2 है, तो हम क्या करेंगे इन R1 R2 हटा देंगे और इसके प्लेस में क्या पुट कर देंगे, ए को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे R1 एंगल R1 प्लस एंगल R2 बराबर एंगल ए। समीकरण एक में रखने पर आपने देखा कि आपने जो इन दोनों की वैल्यू ये जो आई है इस वैल्यू को आप इसमें रख दोगे, समीकरण नंबर 1 में रख दोगे। ठीक बेटा, जरा देखो इसमें स्पेस नहीं है बोर्ड पर, तो आप कॉपी कर लो फिर हम ऊपर से कर। ठीक बेटा, तो इनकी वैल्यू रखते हैं। देखो हमने देखा समीकरण 1, तो देखो ये रहा यहाँ पर एंगल डेल्टा इक्वल आई प्लस ई माइनस, अब देखो R1 प्लस R2 है, तो देखो R1 प्लस R2 के प्लेस पर आपने लिखा यहाँ पर ए, एंगल सीधे सीधे आपने ए लिख दिया, तो ये हो गया। अब लिखेंगे न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए लिखेंगे। तो बेटा क्या करेंगे यहाँ पर कि देखो एंगल R1 बराबर एंगल R2 या R2 या सीधे सीधे लिखोगे कि R1 बराबर R2, जो ये R1 है ये किसके बराबर है, R2 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखोगे I इक्वल ई, जो आई जो एंगल ये वाला यहाँ पर जो ई है ये दोनों क्या होंगे, बराबर हैं दोनों। ठीक है, तो ये लिखे। अब जो देखो डेल्टा एंगल डेल्टा लिख दिया आपने, अब यहाँ पर मिनिमम, मिनिमम का मतलब क्या होता है एम, यहाँ पर आपने एम लिख दिया मिनिमम के लिए इक्वल। ठीक बेटा, आई प्लस ई के प्लेस पर क्या रख दोगे, देखो आई और ई क्या बराबर है, तो ई के प्लेस पर आप दोबारा आई लिख दोगे और माइनस ए लिख दिया। अब देखो एंगल डेल्टा एम बराबर आई प्लस आई, तो 2i माइनस ए। उसके बाद में देखो जो ए है ये प्लस हो रहा है, तो इधर क्या कर देंगे, इसका डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा डेल्टा एम प्लस के ए बराबर यहाँ पर 2i हो गया। उसके बाद में तो देखो 2 की मल्टीप्लाई है तो 2 कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल एंगल डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2। ठीक है, आपने ये वाले लिख दिया, आई की वैल्यू आपके सामने। आप लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 4 से, हमें चाहिए किसकी, आर की वैल्यू, यहाँ पर लिखिए आपने समीकरण 4 से। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 2 3 और समीकरण नंबर 4 ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे ए बराबर R1 प्लस R2 आपके सामने, तो देखो इनके प्लेस पर आप कैसे कैसे दे दोगे R प्लस R, तो ए बराबर यहाँ पर हो गया आपका 2R और आगे R बराबर हो जाएगा ए अपॉन 2। ठीक है, तो R की वैल्यू देखो यहाँ पर आपके सामने आ गया है और यहाँ पर देखो I की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। तो लिखोगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से आपने लिखा स्नेल के नियम से। तो बेटा आपको पता है अपवर्तनांक बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, तो आपके सामने साइन आई अपॉन साइन आर है। ठीक है, तो देखो जो वैल्यू आपने निकाली है इनके प्लेस पर उनको पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका अपवर्तनांक निकल के आ जाएगा। तो देखो एन इक्वल साइन आई के प्लेस पर क्या रख दोगे आप, ये वाला एन हो गई साइन ब्रैकेट में डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 और नीचे साइन आर है, तो साइन आर के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, तो आर के प्लेस पे पुट कर, यहाँ पे पुट करोगे ए अपॉन 2। तो देखो अपवर्तनांक का सूत्र तैयार हो चुका है यहाँ से। ये लिखा आपने एन इक्वल साइन ब्रैकेट में डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 और यहाँ पर साइन ए अपॉन 2। ठीक है, तो डेल्टा एम का आपका होगा विचलन कौन हो गया, यहाँ पर जो ए है ए का कौन सा कौन है आपका, ट्रिज्म कौन है, कौन सा कौन है आपका, ट्रिज्म कौन। ठीक है, तो ये क्या अपवर्तनांक का सूत्र है। ठीक बेटा, अब आगे करते हैं हम
यदि जो आपका जो प्रिज्म है वो बहुत पतला है तो पतले प्रिज्म से उत्पन्न किया तो आपका अपवर्तनांक आ गया। अब लिखेंगे पतले प्रिज्म से उत्पन्न, पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन। मतलब क्या, यदि आपका जो प्रिज्म है वो बहुत पतला है तो देखो अब क्या करोगे, यहाँ पर जो लिखा है आपने साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 बराबर क्या माना कि साइन को हटा दिया और आपने यहाँ पे लिखा डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2। उसके बाद में तथा आपने यहाँ पर जो है आपका ये साइन ए अपॉन 2 तो आपने यहाँ से किसका भी साइन हटा दिया तो ये लिख दिया अपना ए अपॉन 2। ठीक है, आपके सामने आ चुका है। अब आगे तरफ चलते हैं। अपवर्तनांक वही जो आपका फॉर्मूला यही वाला देखो, n इक्वल सीधे सीधे ऊपर आ जाएगा डेल्टा m प्लस ए अपॉन 2 और यहां से नीचे लिखेंगे साइन तो हो गया आपका आ जाएगा a अपॉन 2। ठीक है ना। अब जो यहाँ पर आपने लिखा तो देखो ये 2 जो है मैग्नेटिक को 2 है तो यहाँ पर जो 2 है ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल करा तो यहाँ पर आपका आ गया n इक्वल डेल्टा m प्लस ए अपॉन ए, ये आपका आ गया। ठीक है, अपवर्तनांक किस लिए, पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन। यदि जो आपका प्रिज्म है वो बहुत पतला है। आगे तरफ देखो एक कॉपी कर लो, स्पेस नहीं है, इसका पार्ट ना करते हैं। ठीक है ना, तो n बराबर डेल्टा एम प्लस ए अपॉन ए। अब देखो इस बार की तरफ करते हैं तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि 1 प्लस डेल्टा एम अपॉन ए। देखिए ए की मल्टीप्लाई करोगे ए का ए आ जाएगा प्लस डेल्टा एम, तो सीधे सीधा वही हो जाएगा। आगे की तरफ तो बेटा देखो जैसे वो पुराना पार्ट है हम क्या करेंगे, जो ए है इसका इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, पंच क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये है इसके नीचे 1 मारेंगे तो क्या कर देंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा एन ए इक्वल डेल्टा एम प्लस ए। अब देखो ये जो ए है ये इसमें क्या हो रहा प्लस हो रहा, तो इधर की तरफ भेज देंगे तो ये आ जाएगा आपका एन ए, इधर प्लस इधर माइनस ए, यहाँ पर डेल्टा मिनिमम एम आ गया आपका, डेल्टा एम आ गया। ठीक है ना। आगे की तरफ इन दोनों में ए कॉमन है, इन दोनों में ए कॉमन है तो आप ऐसे लिख सकते हो एन माइनस ए, एन माइनस 1 और जो ए है इसको बाहर इधर की तरफ लिख दो या पीछे की तरफ लिख दो, बात एक ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा एम, तो डेल्टा एम बराबर क्या हो गया एन माइनस 1 और यहाँ पर ए, तो ये क्या होगा आपका डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला आ चुका है। मतलब क्या, अगर आपसे अल्पतम में कौन जो पूछे आपसे डेल्टा मिनिमम पूछे तो कैसे निकालोगे, जो n है आपका अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक में से -1 कर देना और जो आपका प्रिज्म कौन है, एक है आपका प्रिज्म कौन है इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा आपका पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन आ जाएगा। क्या जाएगा पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन, मतलब अल्पतम विचलन कौन आ जाएगा डेल्टा एम। ठीक है, तो इन दो फॉर्मूले को आप याद कर लेना, एक तो इस वाले को और कौन से वाले को, एक इस वाले को अपवर्तनांक वाले को, इसको, क्योंकि पेपर के लिए दोनों ही क्या है इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन सॉल्व करने दोनों ही बहुत जरूरी है।